यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक लेके आया हूं, सबका पसंदीदा A1 क्लास टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। सबको इस टॉपिक का बेसब्री से इंतजार होता है। रीजन एक ही है, सबको समझ आता है। सबने अपने रियल लाइफ में इस सिचुएशन को एनालाइज किया होता है। सबने क्रिकेट खेला होता है, सबने फुटबॉल खेला होता है, सबने स्टोन को उछाला होता है। इस तरह के डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जहां पर प्रोजेक्टाइल हमें दिखाई देता है। आज हम उसी का डिस्कशन करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का फिजिक्स क्या है, क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, क्या लेवल है इसका सवालों का, किस तरह की थ्योरी है, कितनी डेप्थ में जाना पड़ेगा, हमें किन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को याद रखना पड़ेगा। टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को शेयर करिए। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइए कि आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो सबसे बेसिक डायग्राम आपके सामने होता है, वो कोई भी एक ऑब्जेक्ट इस तरह की जर्नी को फॉलो करता है। ये हमारे पास ग्राउंड है और ये मैं एक y एक्सिस कंसीडर कर रहा हूं। दिस इज y एक्सिस और ये ग्राउंड है जिसको x एक्सिस के अलोंग मैं कंसीडर कर रहा हूं। इस तरह का मोशन, जो भी पार्टिकल, जो भी ऑब्जेक्ट इस तरह के पाथ को फॉलो करता है, उस ऑब्जेक्ट को, उस पार्टिकल को हम क्या बोल देते हैं? प्रोजेक्टाइल। देखो, प्रोजेक्टाइल की अगर बहुत ही बारीकी की डेफिनेशन देखें तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अंडर ग्रेविटी मूव हो रहा है उसको प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। इसका मतलब अगर कोई फ्रीली ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है उसको भी प्रोजेक्टाइल कहेंगे। कोई ऑब्लिकली इस तरह का सिनेरियो सामने रख रहा है उसको भी प्रोजेक्टाइल कहेंगे। तो प्रोजेक्टाइल किसको कहा जाता है? कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग ओनली अंडर ग्रेविटी, जिसपे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, उसको प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। आपके सामने डायग्राम है। डायग्राम में बताया जा रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक पार्टिकल है, जिसकी हम डायमेंशन का कोई जिक्र नहीं करेंगे, बिल्कुल आइडियल सिचुएशंस हैं। तो देखो, उसको थीटा एंगल से हॉरिजॉन्टली, थीटा एंगल से u से उछाला गया। अब देखो, बातें ध्यान रखनी है। u क्या होता है? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा क्या होगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमेशा ही हॉरिजॉन्टल से होगा, ना कि वर्टिकल से। जब भी आपको न्यूमेरिकल्स में दिया हो an object is projected horizontally, an object is projected at an angle of 30 degree, so उसका angle of projection जो होगा उसको 30 डिग्री लिखेंगे। ये वाला angle of projection is always with the horizontal level, वर्टिकल लेवल के साथ उसको कंसीडर नहीं करना है। अगर आपको वर्टिकल वाला एंगल दिया है तो 90 माइनस थीटा रखना है, सो दैट कि आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता लग सके। बहुत सारी बातें होती है प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्ट करने के लिए। मैं भी दो चार बातें बता देता हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन। कैसा है ये? टू डायमेंशनल मोशन होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहां पर आपको दोनों प्लेन दिखाई दे रहे हैं। एक प्लेन है, सो इट इज ए मोशन इन ए प्लेन। यहां पर एक्स एक्सिस का मोशन अलग से एनालाइज किया जाता है और वाई एक्सिस के मोशन को सेपरेटली एनालाइज किया जाता है। जब x एक्सिस और y एक्सिस के मोशन को हम कंबाइन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का सिनेरियो प्रोजेक्टाइल मोशन की फॉर्म में दिखना शुरू हो जाएगा। हम भी ट्राई करेंगे कि x एक्सिस को अलग रखें, y एक्सिस के मोशन को अलग रखें, उनके पैरामीटर्स को कंबाइन करें और इसके जो भी हमारे पास छोटी छोटी बातें जिक्र में आएंगी वो सारी बातें यहां पर हम डिस्कशन में लेके आएंगे। छोटी सी असम्पशन जो है कि अगेन यहां पर हमने आइडियल सिचुएशन मानते हुए एयर को एब्सेंट मानना है। एयर फ्री स्पेस में ये सब कुछ हम करेंगे। एयर फ्री स्पेस, एक तो ये असम्पशन कंसीडर करनी है हमने, ठीक है। दूसरी क्या असम्पशन कंसीडर करनी है कि जो भी मोशन है इट इज नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, सो दैट कि हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट कंसीडर कर सके। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जो मोशन होगा, मोशन मस्ट बी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। रीजन एक ही है, सो दैट कि हमारा g का जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है, वो 9.8
मीटर पर सेकंड कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, ये बातें हम ध्यान में रख के यहाँ सारे पैरामीटर्स कंसीडर करेंगे। इसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि यहां से यहां जाने में, फिर ग्राउंड के साथ टकराने में इसको कितना टाइम लगा। तो मैं इसको ए कंसीडर कर रहा हूं, इस पॉइंट को बी कंसीडर कर रहा हूं। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा जर्नी का, है ना, हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो ये इस मैक्सिमम हाइट को पूछा जाता है, मैक्सिमम हाइट की क्या वैल्यू होगी, ए से लेके बी तक, ये इसको रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेंज की हॉरिजॉन्टल रेंज इसने कितना कवर किया है, और इसको ए से बी तक आने में टोटल टाइम कितना लगा। सबसे पहले तो ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिन पे बेसिक सवाल बनते हैं, एडवांस लेवल के सवाल बनते हैं, और इनके बीच का आपस में जो भी आपस में इनका रिलेशंस होंगे उनको भी ड्राइव करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट को कंसीडर करते हैं। तो लिखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी से लिखा जाएगा। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में 2 सिचुएशंस आ जाती हैं। एक तो होता है टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब है ए से पी तक जाना, अपवर्ड डायरेक्शन का मोशन टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन का मोशन जो है वो टाइम ऑफ एसेंट और ये टाइम ऑफ डिसेंट कहलाएगा। ओके, उससे पहले एक छोटा सा डिस्कशन, इन सारे पैरामीटर्स को करने से पहले एक छोटा सा डिस्कशन मैं आपके सामने रखूंगा यहां पर, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच ऑब्लिकली प्रोजेक्ट होगा विद सम इनिशियल स्पीड u which is making an angle of theta with the x axis, इस तरह से जब भी आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया जाएगा तो इसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे। तो u जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इनिशियल स्पीड u थी, तो x एक्सिस के अलोंग इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो ये वाला वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। उसको क्या लिखा जाएगा, u cos थीटा। और y एक्सिस के अलोंग इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएगा, स्पीड का कंपोनेंट हो जाएगा y एक्सिस के अलोंग, वो क्या लिखा जाएगा, u sin ऑफ थीटा। तो ये है y, uy, ठीक। और इसको लिखा जाएगा x एक्सिस के अलोंग है तो ux लिखा जाएगा। और ये अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे। सबको पता है फ्री फॉल में भी हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ही कंसीडर किया था ना। और देखते हैं क्या क्या होगा इस सिचुएशंस में जो एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा कैसी रहती है, आपको पता है ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहती है। तो ये कंपोनेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और अब इसके बाद और जो बात हमें याद रखनी होगी कि जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ता जाएगा अपनी जर्नी में, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले तो उसके पास u और थीटा था, फिर प्रोजेक्टाइल यहां कहीं पहुंचा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था उसका u cos थीटा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। उसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, u cos थीटा कहीं पर भी प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर आपको एनालाइज करना होगा तो वो हमेशा कितना रहेगा, u cos थीटा ही रहेगा। क्यों रहेगा, उसके पीछे रीजन है। उसका रीजन ये होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रही है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल के ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही है इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसी है, y एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। सो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इक्वल्स टू 0 और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इक्वल्स टू -g, या फिर आप लिख सकते हो g डाउनवर्ड। ठीक, y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये होता है कि y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज हो रही है, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिफाइंड एज एक्सेलरेशन। y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है, इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है। अब x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी इज कांस्टेंट अलोंग द x एक्सिस, दैट्स व्हाई आई एम रिप्रेजेंटिंग
u cos theta everywhere with a constant value. So u cos theta is constant and it remain constant throughout its journey. पूरी जर्नी में प्रोजेक्टाइल जिस भी पॉइंट पे आपको डिस्कशन करना होगा प्रोजेक्टाइल का, u cos थीटा का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। रीजन एक ही रहेगा कि x एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्टाइल के पास एक्सेलरेशन नहीं होता है। ओके, प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, यहां पर सिमेट्रिकली गिरेगा, यहां पर भी थीटा एंगल से ही ये सिमेट्रिकली गिरेगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूं ये v होगा कि ये v से जमीन से टकराया है, तो u से गया था, एयर फ्री स्पेस है, जितनी स्पीड से गया था उतनी ही स्पीड से गिरेगा। स्पीड की बात हो रही है, डायरेक्शन को इग्नोर करके बात हो रही है, तो v की वैल्यू किसके बराबर होगी, u के बराबर होगी। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, u cos थीटा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में u sin थीटा। वेलोसिटी नहीं कंसीडर कर रहा हूं, अगर आपको वेलोसिटी लिखना होगा तो इधर माइनस का साइन जाएगा। धीरे धीरे ये सारी बातें आपके समझ में आएंगी। पहली बात, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी। ऑलराइट, दूसरी बात करते हैं अब, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है तो इसकी वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग चेंज होगी। कैसे चेंज होगी ये आपके सामने है। सबसे पहले y कंपोनेंट u sin थीटा यहां पर है, फिर जब यहां पहुंचेंगे इसका y कंपोनेंट कम हो जाएगा, मतलब y एक्सिस के अलोंग वाली जो स्पीड थी वो कम हो गई। हाईएस्ट पॉइंट पे यहां पर y एक्सिस वाला कंपोनेंट 0 हो जाता है, यहां पर 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब पार्टिकल यहां से ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ऊपर लेके जाने वाला जो वेलोसिटी कंपोनेंट था वो तो 0 हो गया, यहां पर नॉन जीरो था। तो इस छोटे से कंपोनेंट के कारण प्रोजेक्टाइल ऊपर गया और यहां तक पहुंचा, लेकिन यहां पर जब पहुंचा तो उसके पास y एक्सिस के अलोंग वाला कंपोनेंट हो गया 0। ठीक है, अब 0 हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये पार्टिकल और ऊपर नहीं जा सकता। अब क्या होगा, अब y एक्सिस, अब पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर अलोंग y एक्सिस होगा वो कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। आप कहीं और बनाओगे ये धीरे धीरे बढ़ेगा, यहां अगर बनाओगे तो ये छोटा बनाओगे आप वेक्टर, फिर ये इंक्रीज होगा, फिर ये और इंक्रीज हो गया, लेकिन u cos थीटा का वेक्टर हमेशा सेम रहेगा। u cos थीटा का वेक्टर की लेंथ सेम शो करनी चाहिए। यहां पर अगर मुझे शो करना हो, यहां पर शो करना हो तो छोटा सा y कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में बताएंगे, लेकिन u cos थीटा आप पूरा उतना ही बताओगे, u cos थीटा। आई होप कि आपको इस डायग्राम से पता लगा होगा कि y एक्सिस और x एक्सिस के कंपोनेंट्स किस तरह से चेंज हो रहे हैं। ओके, तीसरी बात, पहली बात क्या थी, हॉरिजॉन्टल हमने वेलोसिटीज देखी। दूसरी बात क्या सीखी, वर्टिकल y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी किस तरह से अपना नजरिया सामने रखती हैं वो दिखाया मैंने आपको। तीसरी बात एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन, जब पार्टिकल यहां पर था तो भी उस पे एक्सेलरेशन g एक्ट कर रही थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पार्टिकल यहां पर आया तो भी उस पे g डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था। कहने का मतलब यह है कि हर पॉइंट पे पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहां भी एक्ट करेगी, यहां पर भी एक्ट करेगी, यहां पर भी, हर पॉइंट पे पार्टिकल के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर ही रहा होगा। ऑलराइट, तीन बातें सीख ली। चौथी बात क्या होगी, पूरी जर्नी में एचसी वर्मा के ऑब्जेक्टिव्स में ये एक लाइन लिखी गई है, तो अभी आपको सिखा रहा हूं सो दैट कि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल सटीक बैठे। पूरी जर्नी में क्या होता है, एक ही इंस्टेंट होता है जब वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन जाता है, 90 डिग्री, और वो पॉइंट कहां होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है ये कौन सा होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट। टॉप मोस्ट पोजीशन जो होती है प्रोजेक्टाइल की अपनी जर्नी में, सिर्फ वहीं पर ये जो u cos थीटा है, दिस इज द टोटल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये क्या है, टोटल वेलोसिटी है पार्टिकल की, टोटल स्पीड है पार्टिकल की हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि y कंपोनेंट तो 0 हो गया, तो सारी की सारी वेलोसिटी किसके कारण है, u cos थीटा के कारण है। कौन सी एक्सिस के अलोंग है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग है।
ठीक है, तो u cos थीटा का वेक्टर हॉरिजॉन्टल है, ये y एक्सिस के लॉन्ग है, इनके बीच एंगल बैठा है 90 डिग्री। इसका मतलब there is only one instant when the acceleration is perpendicular to velocity in the projectile motion. There is only one instant, सिर्फ एक बार ही velocity vector और acceleration vector के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। सवाल पूछा जाएगा, याद रखना। नोट्स बनाओ, मेरी बातों को सुनो, पॉज करो और इसके नोट्स बनाओ। ऑलराइट, सो ये एक इसकी छोटी सी कहानी है जिसको हम, अब मैं मानता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। आप इसको ध्यान में रखते हुए सारी डिस्कशन, सारी डिटेल सीखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की तरफ, कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हुए हमारी बेसिक डायग्राम तो एक ही रहेगी, इस तरह की। तो मैं इसको भी रब कर देता हूं। ओके, सो टाइम ऑफ फ्लाइट में सेम सिचुएशन है। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। सो a से लेके p उसको कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट, और उतना ही सिमेट्रिकल टाइम लगता है वापस आने में, टाइम ऑफ डिसेंट। या फिर आपको इसको t1 और इसको t2 भी लिख सकते हैं। एयर फ्री स्पेस है तो t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। ऑलराइट, अब मैंने आपको बताया था y कंपोनेंट क्या होता है, u sin थीटा, और x कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा। यहां पर y कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे कितना हो गया, यहां पर y कंपोनेंट हो गया 0। सो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट तक, यहां तक जाने में कितना टाइम लगा। इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन vy इक्वल्स टू uy प्लस ay t1। यहां पर कितना स्पीड है, 0 है, 0 पुट कर देते हैं। uy कितना है, u sin थीटा है, u sin थीटा। ay कितना होगा, माइनस g होगा, t1। u sin थीटा इस तरफ आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस u sin ऑफ थीटा इक्वल्स टू माइनस g t1। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, सो u sin थीटा अपॉन g इक्वल्स टू t1। बिल्कुल बेसिक सा रिजल्ट आपके सामने है टाइम ऑफ एसेंट का। जिन बच्चों ने प्रोजेक्टाइल पढ़ रहा है उनको भी ये बोरिंग लग रहा होगा, बट मेक श्योर कि जो मैं इनके रिलेशन, जो रिजल्ट, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करूंगा, जो फॉर्मूले डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है, उनके कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, वो आपके लिए भी कारगर होंगे। ये हो गया टाइम ऑफ एसेंट। मैंने कहा एयर फ्री स्पेस में जितना टाइम हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगेगा उतना ही वापस ग्राउंड तक आने में लगेगा। इसका मतलब t2 की वैल्यू भी इतनी ही आएगी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा वो हो जाएगा t1 प्लस t2। सो इसका ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ये मैंने लिखा है t1 इक्वल्स टू t2 इन एयर फ्री स्पेस। सो ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, ये होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको रट्टा मारना है, इसको याद रखना है, सारी चीजें समझ के। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखो u sin थीटा क्या था, y एक्सिस के इनिशियल स्पीड थी, तो 2u/g ऐसे भी लिखा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट को। ऑलराइट, ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इसी रिजल्ट से। सबसे पहले आपको कंप्लीमेंट्री एंगल्स का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम θ1 प्लस θ2 करेंगे तो वो बनेगा 90 डिग्री। बहुत सारी एग्जांपल है, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 90, राइट। 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री इक्वल्स टू 90, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 90। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जो कि आपको sin 30 है ना, cos 30, इस जो वैल्यूज आपको टेबल के अकॉर्डिंग याद होती हैं, आपको वैसा ही कुछ वैल्यू यहां पर दिया जाएगा। बट कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम करके 90 डिग्री बन जाए। सो कंप्लीमेंट्री एंगल्स के अकॉर्डिंग t1 θ1 अगर देखेंगे, लेट्स से θ1 2u sin ऑफ थीटा अपॉन
जी है। मैं कंसीडर कर रहा हूं थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा, तो थीटा 2 कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो जब इनको सम करोगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। तो T2 थीटा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर बात करेंगे तो 2u साइन ऑफ थीटा 2 कितनी वैल्यू है 90 माइनस थीटा अपॉन जी। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा होता है, तो 2u कॉस थीटा अपॉन जी। T1 आ गया, T2 आ गया। रिजल्ट अब देखो कैसा हो सकता है, आपसे यहां पर T1 मल्टीप्लाई T2 पूछ लिया जा सकता है, T1 डिवाइडेड बाय T2 पूछ लिया जा सकता है। इस तरह के आपसे रिलेशंस पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं इनका डिवीजन, पहला जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां पर कैसा होने वाला है। तो देखो इनका डिवीजन T1 डिवाइडेड बाय T2 ये कैसा होगा। T1 डिवाइडेड बाय T2, T1 की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 2u sin थीटा अपॉन जी, और ये हो गया 2u cos थीटा अपॉन जी। ओके, 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा ये आ जाएगा आपके सामने tan ऑफ थीटा। तो रिजल्ट क्या आ गया T1 डिवाइडेड बाय T2 इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, ये आपके सामने रिजल्ट आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। एक और रिजल्ट आपके सामने रखता हूं, वो तो डायरेक्टली न्यूमेरिकल ही है एक किस्म से, तो वो भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और जब सॉल्व करना आ जाए तो उसके रिजल्ट को भी आपको फिर बाय हार्ट याद रख लेना है कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो क्या कहता है वो रिजल्ट कि इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल है, राइट, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, वाई एक्सिस हो गया, प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया, थीटा एंगल बना रहा है। प्रोजेक्टाइल यहां कहीं है, यहां पहुंचा a से p पर, p से b पर, a से p तक आने में उसको टाइम लगा t1, p से b तक आने में उसको टाइम लगा t2, और ये कुछ रैंडम हाइट है प्रोजेक्टाइल की ग्राउंड से, ये मैक्सिमम हाइट नहीं है। आप सबको आपसे पूछा गया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन h t1 एंड t2 ना, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन h t1 एंड t2, ये तो आपको गिवन है, तो थीटा और u भी वहां पर रिलेशन में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ऑलराइट, सो आपको इनका रिलेशन कैलकुलेट करना होता है। तो देखो एक बात तो यहां से क्लियर है कि T1 और T2 मिलाएंगे अगर प्लस कर देंगे तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा। इसका मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो किसके बराबर है T1 प्लस T2 के बराबर है। और टाइम ऑफ फ्लाइट होता कितना है, अभी अभी हमने रिजल्ट निकाला है, देखो लिखा हुआ 2u sin थीटा अपॉन जी, ये होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, ऐसा होता है। यहां से u sin थीटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा g/2 t1 प्लस t2 इक्वल्स टू u sin थीटा। ये बड़ा काम का इक्वेशन आने वाला है, u sin थीटा का वैल्यू हमें पता लग गया। ओके, अब h को भी इक्वेशंस में लाना है। h ये है मैक्सिमम हाइट, h को देखना है कि ये कितना होगा। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे हम, है ना, h इक्वल्स टू u बाई टी, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा t1, तो मैं t1 लिख रहा हूं, प्लस हाफ a बाई t1 का स्क्वायर। इक्वेशन क्लियर है सबको, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, h इक्वल्स टू u y की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है, u y कितना होता है u sin थीटा होता है। यहां लिखेंगे u sin थीटा t1 माइनस 1/2 g t1 का स्क्वायर। ओके, u sin थीटा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में कितनी है g/2 t1 प्लस t2, इसको हम यहां पर यूज करेंगे। सो h इक्वल्स टू g/2 t1 प्लस t2, यहां पे t1 आ जाएगा, माइनस 1/2 g t1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है,
इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या रिजल्ट आता है, ये आ जाएगा h इक्वल्स टू g/2 t1 का स्क्वायर प्लस g/2 t2 t1 माइनस 1/2 g t1 का स्क्वायर, ये आएगा। अब देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये कैंसिल हो जाएंगी और h का रिलेशन आ जाएगा g/2 t1 t2। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको याद रखना है डायग्राम के साथ, सिचुएशन भी याद होनी चाहिए, रिजल्ट भी याद होना चाहिए। ओके, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट की कुछ आपके सामने सिचुएशंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमम हाइट को, कि मैक्सिमम हाइट कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। मैक्सिमम हाइट आप सबको पता होगा, मैंने बताया भी था बेसिक डायग्राम में मैक्सिमम हाइट किसको बोलते हैं। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर को क्लियर हो रहा होगा सारी बातों को। तो अगर आप मेरे लेक्चर पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ओके, देखते हैं मैक्सिमम हाइट, या फिर आप सिंपल हाइट। मैक्सिमम हाइट को कैपिटल H से लिखा जाता है। डायग्राम आपके सामने क्लियर होती है। डायग्राम क्या होती है, u स्पीड से जाएगा थीटा एंगल से, u स्पीड से गया थीटा एंगल से, तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना है, ये हो गया मैक्सिमम हाइट। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या कंडीशन होती है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, 0 होता है। और स्टार्टिंग में वर्टिकल कंपोनेंट सबको पता है, u sin थीटा लिखा जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा। ये बेसिक डायग्राम है, ये आपके सामने है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में। ओके, h कैलकुलेट करना है। h कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो y एक्सिस के अलोंग है ना हाइट, तो y एक्सिस वाली इक्वेशन ये 0, ये है u sin थीटा, ये होती क्या है, इनिशियल स्पीड अलोंग द y एक्सिस। ओके, थर्ड इक्वेशन अगर मैं यूज करता हूं vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल्स टू 2ay h। थर्ड इक्वेशन, vy का वैल्यू कितना आ गया 0 माइनस ये वैल्यू कितनी आ गई u sin थीटा, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस जी h। ये वाला माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, h का वैल्यू कितना आ जाएगा, h इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। याद रखना है इसको भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी हम याद रखेंगे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ऑलराइट, अब कंप्लीमेंट्री एंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग भी आप देख सकते हैं, h1 कितना होगा और h2 कितना होगा फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, थीटा 1 को आप थीटा लिख लेंगे और थीटा 2 को आप 90 माइनस थीटा लिख लेंगे। तो h1 कितना आएगा, थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग तो सेम ही आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और h2 कितना आ जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। अब साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, इसका मतलब h2 का जो वैल्यू आने वाला है वो होगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ऐसे इनको डिवाइड कर लो, h1 डिवाइडेड बाय h2, देयरफॉर h1 डिवाइडेड बाय h2 जब आप करोगे u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा जो कि tan स्क्वायर थीटा में चला जाएगा। सो ये आपके पास रिजल्ट आ गया h1 अपॉन h2 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ऑलराइट, थर्ड अब हम डिस्कशन करेंगे
रेंज का, कि रेंज को कैसे एनालाइज किया जाता है, फिर क्या क्या उसके रिलेशंस हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप सीरियस फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स को वाकई सीखना चाहते हैं, तो मेरी लेक्चर्स को स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर्स को फॉलो करिए, नोट्स बनाइए। और कोई भी दिक्कत आए, हालांकि मैं कोई लेवल छोड़ूंगा नहीं, कोई न्यूमेरिकल का टाइप नहीं छोड़ रहा हूं, हर तरह के न्यूमेरिकल डिस्कस हो रहे हैं। तो आपको लेक्चर्स अच्छे से प्रॉपरली अच्छे ढंग से फॉलो करने हैं, ना कि सिर्फ कमेंट सेक्शन में ही ध्यान देना है। कि जो भी लाइव, बहुत सारे मैं देखता हूँ सिचुएशंस की लाइव चल रहा होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं बस कमेंट सेक्शन ही पढ़ते रहते हैं। तो इस चीज का खासा ध्यान रखिए। थर्ड हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का भी बेसिक डायग्राम तो वही रहेगा कि यू से प्रोजेक्टाइल थीटा एंगल पे गया था, तो ये उसका हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा, ऐसा हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा। अब ये जो उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये किसके कारण किया? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो u cos थीटा के कारण ट्रेवल कर रहा है। इसको x एक्सिस के अलोंग आगे कौन लेके जा रहा है? ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट इसको लेके जा रहा है, u cos थीटा लेके जा रहा है। और कितने टाइम तक ये लेके जाता रहेगा? t टाइम तक। यहां से लेके यहां तक कितना टाइम है? t टाइम लगा। तो t टाइम तक u cos थीटा प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक्ट करता रहेगा। तो रेंज कितना होगा? रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज भी इसको लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे? रेंज, डिस्टेंस ही तो है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है? u cos थीटा। और टाइम कितना था? टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी थी? 2u sin थीटा अपॉन g। जब आप इसको कंबाइन करोगे तो u और u स्क्वायर हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। आप सबको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो ये लिख रहा हूं साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है ना। तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऑलराइट, ये हमारे पास रेंज आ गया। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब इस पे डिस्कशंस करते हैं। सबसे पहले तो कंप्लीमेंट्री की डिस्कशन करते हैं, ठीक। तो फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए R1 क्या हो जाएगा? सेम रहेगा, थीटा पे जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और R2 कितना हो जाएगा, है ना, क्योंकि थीटा 1 तो थीटा ले लेते हैं और थीटा 2 क्या लेते हैं हम? 90 माइनस थीटा लेते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। तो u स्क्वायर साइन ऑफ 2। अब थीटा की जगह क्या लिखना है? थीटा की जगह लिखना है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसको जब मैं R2 को अच्छे से लिखूंगा, u स्क्वायर अपॉन जी, ये बन जाएगा साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब साइन 180 डिग्री माइनस समथिंग कुछ भी हो, जैसे लिख रहा हूं साइड पे, साइन ऑफ 180 माइनस a इक्वल्स टू क्या रहता है? साइन a, ऐसे रहता है। तो यहां पर a की जगह कौन है? 2 थीटा है। तो R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? u स्क्वायर अपॉन जी साइन ऑफ 2 थीटा। यार ये तो सेम आ गया, R1 u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप 30 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हैं, है ना, कितना? 30 डिग्री से, और किसी प्रोजेक्ट को आप 60 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हैं, तो 60 डिग्री से अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो दोनों की रेंज क्या आएगी? सेम आएगी, ठीक। R1 इक्वल्स टू R2 आएगा।
क्योंकि 30 प्लस 60 कितना है, 90 है। इसका मतलब ये दोनों एंगल कंप्लीट। हाँ, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, u होनी चाहिए। देखो यहाँ भी u लिखा हुआ है ना, और यहाँ भी u लिखा हुआ है, दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, एयर फ्री सिचुएशन होनी चाहिए, तो तभी जाके कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज की वैल्यू सेम आएगी। ओके, कंप्लीमेंट्री एंगल की कंडीशन भी हमने देख ली। और कंडीशन देखते हैं इसकी, और क्या क्या कंडीशन हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं रेंज का, मैक्सिमम कि कितनी दूरी पर हम फेंक सकते हैं किसी प्रोजेक्टाइल को, कि मैक्सिमम वैल्यू रेंज का कितना हो सकता है। ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं। सो रेंज का जो वैल्यू था हमारे पास, रेंज क्या था, रेंज था u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। ये तो जनरल एक्सप्रेशन है। अब अगर रेंज को मैक्सिमम बताना है तो इसके लिए साइन ऑफ 2 थीटा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि u स्क्वायर अपॉन जी तो कांस्टेंट, u भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट रहेगा हमारी सिचुएशंस में, न्यूमेरिकल्स में। थीटा पे डिपेंड कर जाएगा कि जैसे जैसे एंगल बदलेगा रेंज की वैल्यू बदलती जाएगी। तो ये वैल्यू साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब 2 थीटा क्या हो, मैक्सिमम हो। अब 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, या 2 थीटा की मैक्सिमम या साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ऐसे लिख देते हैं कि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। कि साइन कोई भी एंगल मैक्सिमम अगर बताना है तो वो 1 होगा। आपको याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा अगर मुझे मैक्सिमम की बात करनी है तो मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 थीटा और ये 1 कब होती है, 90 डिग्री पे होती है ना। साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू 1 होता है। इसका मतलब 2 थीटा की जगह कौन बैठा है, 90 डिग्री बैठा है। तो थीटा की जगह कौन बैठा है, 45 डिग्री बैठा है। इसका मतलब अगर हमें किसी भी प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम रेंज अप्लाई प्रोवाइड करवानी है तो उसको 45 डिग्री एंगल से अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज जो होगी वो सबसे ज्यादा दूर पे गिरेगा प्रोजेक्टाइल। ओके, तो अगर मैं किसी को 45 पे प्रोजेक्ट करूंगा विद सम इनिशियल स्पीड, तो जो उसकी रेंज आएगी वो क्या होगी, मैक्सिमम रेंज होगी। ये जो उसकी रेंज आएगी वो मैक्सिमम होगी। ऑलराइट, थीटा 60 कर देंगे रेंज कम हो जाएगी, थीटा 30 कर देंगे रेंज कम हो जाएगी, मैक्सिमम 45 पे ही आएगी। ओके, और सिचुएशंस देखते हैं इसकी रेंज पे, और क्या क्या बातें हम डिस्कस कर सकते हैं। रेंज का और हाइट का रिलेशन बड़ा फेमस है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट, तो उसको एनालाइज करते हैं। तो लिख लो, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। इसका रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले रेंज को लिखिए। रेंज क्या है, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। हाइट क्या है, हाइट को क्या लिखते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इनको डिवाइड कर दो, r अपॉन h। तो r अपॉन जब h करोगे तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी ये, और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बहुत सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो रही हैं, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, g से g कैंसिल हो रहा है, और बचा क्या हमारे पास, यहां से साइन 2 थीटा, वो क्या होता है, वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, और यहां से क्या बचा, यहां से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बचा। क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 बचा। एक साइन वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 4। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा कॉट। तो रिजल्ट क्या आ गया, r अपॉन h इक्वल्स टू 4 कॉट ऑफ थीटा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। समटाइम न्यूमेरिकल ऐसा आ जाता है कि आपको न्यूमेरिकल की शुरुआत इस रिजल्ट से करनी पड़ती है।
r अपॉन h इक्वल्स टू 4 cot थीटा। ये तो थी r और h की आपस में एक रिजल्ट। और देखते हैं कैसे रिजल्ट्स यहां पर डिस्कस किए जा सकते हैं, उनको देखते हैं। अब कहता है कि अगर, एक और रिजल्ट आपके सामने पेश कर रहा हूं, इफ r इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h, ये कंडीशन आपको दे दी जाए तो क्या एंगल होंगे। रेंज कितना होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, n लिख दिया, h u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ऐसा जो जो टर्म्स कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देंगे, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, इनको कैंसिल कर देते हैं। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। एक साइन वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी ऐसे। ये 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय n इक्वल्स टू tan थीटा। इसका मतलब थीटा क्या आ गया, tan इनवर्स 4 बाय n। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये भी, यहां फिर tan थीटा इक्वल्स टू 4 बाय n। अब इसके आगे स्पेशल केसेस बना दिए जाते हैं। वो स्पेशल केसेस क्या हैं उनको देखते हैं। वो स्पेशल केस कहता है अगर n की वैल्यू 1 हो तो क्या होगा, इफ n इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू अगर 1 हो गई तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan थीटा इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक, तो थीटा कितना होना चाहिए, tan इनवर्स 4 होना चाहिए। और पूछ लेता है, कहता है इफ n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या, r इक्वल्स टू रेंज जो है 4 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट के बराबर, n की वैल्यू जब मैं 4 पुट करूंगा, ये कि रेंज 4 गुना है हाइट की, n की वैल्यू जब, तो एंगल कितना होगा, तो यहीं पर आ जाइए जनरल एक्सप्रेशन पे, 4 अपॉन n की वैल्यू 4 पुट कर रहा हूं, tan थीटा। इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू आ गया 1, थीटा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। क्या सीखे, ये सीखा कि जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी तो रेंज और हाइट के बीच ये रिलेशन होता है। आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, एक प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री से उछाला गया, अपनी जर्नी में उसने मैक्सिमम हाइट 20 मीटर अचीव की। कितनी की, 20 मीटर। व्हाट इज द रेंज कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। तो आपको फॉर्मूले नहीं बिठाने हैं, आपको h की वैल्यू 20 मीटर दे दी गई है, रेंज कितना होगा 80 मीटर होगा। आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, ये वाला स्पेशली ये सिचुएशंस। ओके, एक और केस है जो यहां पर डिस्कस करने लायक है और एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, वो है कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे जो टाइम बने थे T1 और T2 और रेंज के साथ उनका क्या रिलेशन है, वो भी पूछा जाता है। तो वो भी देख लेते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे T1 का क्या वैल्यू आया था, 2u साइन थीटा अपॉन g। T2 का क्या वैल्यू आया था, 2u cos थीटा अपॉन g। और रेंज, हालांकि वो यहां पर देख लेते हैं T1 मल्टीप्लाई T2 क्या होगा, तो T1 मल्टीप्लाई T2, T1 मल्टीप्लाई T2 करेंगे जब, तो 2 का स्क्वायर u का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g भी 2 बार आ जाएगा। ये जो 2 का स्क्वायर है इसका मतलब ये होगा, एक 2 मैं इधर लिख देता हूं, एक 2 इधर लिख देता हूं, तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया। तो 2 देखो u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बना, साइन 2 थीटा बना ना, डिवाइडेड बाय 2 बारी g है, तो एक g लिख रहा हूं, एक अलग से लिख रहा हूं,
ये सारी सिचुएशन किसको बताती है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, रेंज को बताती है। तो ये क्या आ गया? 2r बाय जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक, क्या है ये? t1 मल्टीप्लाई t2। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया? t1 मल्टीप्लाई t2 इज इक्वल टू 2r बाय जी। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होने वाला है आपके प्रोजेक्टाइल टॉपिक में। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बिल्कुल बेसिक सा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का सवाल आता है। रिजल्ट्स मैंने मोस्टली सारे डिस्कस कर दिए हैं, बाकी जो बचे होंगे वो न्यूमेरिकल्स में डिस्कस होंगे। तो जो अभी क्वेश्चन है वो ये है कि एक प्रोजेक्टाइल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, राइट? तो आपको बताना है हाइट कितनी होगी, कितना टाइम लगेगा, उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, है ना? ये बातें आपको बतानी है। तो देखो सॉल्व करते हैं। हाइट का फॉर्मूला लगा दीजिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u का वैल्यू कितना है? 30 है, 30 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन ऑफ 30 डिग्री का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900। साइन 30 होता है 1/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। 2g की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूं। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 90/8। हाइट है तो मीटर में लिख रहा हूं। हाइट क्लियर हो गया। अब मैं लिखता हूं टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक, 2 लिख दिया। u का वैल्यू है 30, साइन 30 होता है 1/2, g की वैल्यू 10। ये सॉल्व कर दी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 सेकेंड्स। सी पार्ट है रेंज का। रेंज का एक्सप्रेशन क्या है? रेंज का एक्सप्रेशन है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगेन u स्क्वायर करेंगे, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, g की जगह 10 लिख रहा हूं। साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 30 है, 2 30 60, साइन 60, सो साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है? आई होप कि आप सबको पता होगा, √3/2 होता है। सो ये आ गया 90 मल्टीप्लाई √3/2, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 45√3 रेंज, जो कि मीटर में लिखा जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही डिस्कशन, आई होप कि काफी होगा। बहुत लंबा लेक्चर चला गया होगा। आपको क्या करना है, एक एक बात को समझना है, नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल क्लियरली समझना है जो मैंने बातें समझाई हैं आपको। इससे ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बाकी सब जब मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में, आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, सारा दिमाग खुल जाएगा प्रोजेक्टाइल का क्या लेवल है। अगर आपको किसी ने बस ये 3 रिजल्ट ड्राइव करके चैप्टर खत्म कर दिया है, टॉपिक खत्म कर दिया है, तो ऐसा खत्म मत समझिएगा। आपके सामने पेश करूंगा एक्चुअल प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। हॉरिजॉन्टल वाला केस अभी डिस्कस होना है, फिर अलग अलग तरह के सिचुएशंस हैं वहां पर, 2 प्रोजेक्टाइल, एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखना, बहुत कुछ है अभी प्रोजेक्टाइल में। काफी लंबी सीरीज जाने वाली है प्रोजेक्टाइल में। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल and subscribe it. Wish you all the best. Bye bye.